हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, अभी तक हम सब ने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्षीय रेखा पर हम सब ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है। अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है जिसकी दिशा क्या होगी, उसके अक्षीय रेखा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम सब निकाले थे तो उसकी दिशा हो रही थी -q से +q की ओर। इसे -q कह दे, इसे +q कह दे, तो इसकी दिशा इसी रेखा पर हो कोई पॉइंट तो हम सब कहें क्या मिलेगा, -q से +q की ओर जो है मिलेगा। परंतु इसके निरक्षीय तल पर कोई बिंदु हो, निरक्षीय तल पर कोई बिंदु P हो तो उसकी दिशा हम सब ने पढ़ा किधर डायरेक्शन होगी, ये P कैप की दिशा इस डायरेक्शन में है, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस डायरेक्शन में है, परंतु इस पॉइंट पर उपस्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में मिलती है, ऐसे मिलता है इस डायरेक्शन में। इधर P कैप की दिशा है तो इधर डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। अब हम सब ये कह देते हैं, ऐसा पॉइंट लेते हैं जो ना तो अक्षीय में है, अक्षीय रेखा पर नहीं है, न तो निरक्षीय तल पर, ऐसे स्थान पर ले रहे हैं जो क्या है, जिसका कौन सा ध्रुवीय निर्देशांक बिंदु दिया गया r थीटा, r वेक्टर r थीटा। इसका मतलब इसके मूल बिंदु अर्थात केंद्र से, इसके केंद्र से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई जिसे वेक्टर r कहा जा रहा है, इसे वेक्टर r, इसे मूल बिंदु कहा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r कहा गया, तथा इसके अक्षीय रेखा से इसका कोण थीटा बना, P के साथ, वेक्टर P के साथ इसका कोण थीटा बना, वेक्टर P के साथ, वेक्टर P कैप के साथ इसका कोण थीटा बना। इतना हम सब जो है देखते हैं, इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी की हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे मूल बिंदु O कहा गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया, r दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r दिया गया, और यहाँ ये जो है थीटा कोण पर, तो हम सब करेंगे क्या, इसे ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, P को ब्रेक करके ऐसे ले आएंगे, हम सब कहेंगे द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया, इसी को मान लेंगे द्विध्रुव ऐसे रखा गया। जब द्विध्रुव ऐसे रखा गया है तो ये P कैप है, अब इसकी दिशा इधर है तो इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है, तो यहाँ हम सब ये मान लेंगे, यह मिल जाएगा हम सबको P1 कैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, P1। अब इसका एक और घटक मिलेगा, P1 कैप की मान कितना मिल जाएगा, P1 कैप का मान हो जाएगा P कैप और क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिलेगा, क्योंकि इसका ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, थीटा ये है कोण थीटा है तो ये हो जाएगा क्षैतिज घटक हो जाएगा। बाकी यहाँ से हम सब एक और ले जाएंगे, ऐसे इसको एक और घटक में तोड़ेंगे, इस प्रकार से मिलेगा हम सब, ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ इसके जो है इसकी दिशा मिल जाएगा हम सबको P2 की दिशा मिलेगी, इसे हम सब P2 कैप कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, P2 कैप कर देते हैं। इसी को दो डायरेक्शन में हम सब ने बांट लिया, तो ये डायरेक्शन P कैप है, ये डायरेक्शन क्या है, P कैप है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम सब दो भागों में तोड़ करके एक क्षैतिज घटक कह दिया, एक ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, हॉरिजॉन्टल ये जो है कंपोनेंट्स है, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स P2 को हम सब, इसका परिमाण हम सब कहेंगे P1 बराबर P cos थीटा मिल जाएगा, परिमाण के रूप में देखेंगे तो। अब यह मिल जाएगा, ये P2 कैप को हम सब कहेंगे, क्या मिलेगा, P2 कैप को हम सब कह देंगे, यह मिलेगा P2 कैप P sin थीटा मिलेगा, यह मिल जाएगा sin थीटा। तो इसका परिमाण कहें P2 का परिमाण क्या मिलेगा, P sin थीटा हम सब कहेंगे, ये इधर इस प्रकार से हम सबको कुछ कंपोनेंट्स मिल गए। अब समझिए जरा,
यहाँ से ये वाला जो द्विध्रुव दिख रहा है P1 जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है, यह द्विध्रुव आघूर्ण जिसका P1 है, उसके यह बिंदु अक्षीय में दिख रहा है, ठीक, एक्सियल पॉइंट दिख रहा है P। और दूसरा द्विध्रुव जो P2 कैप दिख रहा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसके यह 90 अंश के कोण पर अर्थात इक्वेटोरियल पॉइंट पर दिख रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट दिख रहा है। इसका मतलब इसके कौन से प्लेन पर है, निरक्षीय तल पर यह बिंदु दिख रहा है, विषुवतीय तल पर यह बिंदु दिख रहा है। तो हम सब करें क्या, सबसे पहले हम सब P पर क्षेत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं, P पर क्षेत्र निकालते हैं। P पर P1 द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण क्षेत्र देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो यह क्षेत्र हम सबको कितना मिलेगा, देखिए जरा, ये मिल जाएगा हम सबको, यह मिल जाएगा E बराबर E एक्सियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, E एक्सियल कह देते हैं, क्योंकि अक्षीय कह रहा है, अक्षीय बिंदु पर। तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह क्या मिलेगा 2p1 अपान में r क्यूब, अपान में r क्यूब। इसकी दिशा किधर होगी, P1 कैप की दिशा में, किसकी दिशा में होगी, P1 कैप। परिमाण की बात करें, किसकी बात करें, परिमाण कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा परिमाण, इसका मिल जाएगा, देखिए इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, इसकी दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में, E वेक्टर E ax, यहाँ वेक्टर E ax है, इधर होगा। आगे परिमाण इसका कहें, E ax का परिमाण मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 का मान रख दीजिए, p1 का मान p cos थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, 2p cos थीटा अपान में क्या मिल जाएगा, r क्यूब मिलेगा। परिमाण के तौर पर मैंने इसे दिखा लिया। आगे चलते हैं हम सब, इसके बाद हम सबको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। P पर P2 द्विध्रुव आघूर्ण वाले, द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं तो वेक्टर लगा दीजिए, कैप मत लिखिए, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण लिखे, एकांक द्विध्रुव आघूर्ण लिखा होता तो P कैप लगाता। तो यहाँ लिख देते हैं P2 द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। इसमें देखिए इसके कहाँ होगा, यह P बिंदु इस P2 के निरक्षीय, इसमें निरक्षीय तल में, इसमें है निरक्षीय तल में, विषुवतीय तल में। तो इसे हम सब कह देते हैं EQ कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p न होकर के P2 होगा। क्या होगा, P2 अपान में r क्यूब, P2 कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2 कैप हो जाएगा। क्योंकि P2 के विपरीत दिशा में होगा, P2 की डायरेक्शन इधर है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ हम सब क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। इसकी डायरेक्शन देखिए, P2 डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ऐसे इसी के पैरेलल में रहेगा, इसी के पैरेलल में रहेगा। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा, ये आपका
ई क्यू है, ई क्यू। इसका परिमाण हम सब देखें, परिमाण क्या मिलेगा, तो परिमाण लिख लेते हैं ई क्यू का परिमाण मिल जाएगा, ई क्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर 1/4 P2 का मान रख लेंगे P साइन थीटा अपान में क्या कह देंगे, ये r³ मिल जाएगा, r³ मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, ये इधर है, इसकी दिशा में जा रहा है, यहाँ भी 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। बस ये इधर P2 की डायरेक्शन इधर है, EQ की डायरेक्शन इधर है, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री पर होंगे। अब हम सब परिणामी कह देते हैं इसके, यहाँ से ये अल्फा कोण पर, यहाँ से ये अल्फा कोण बना रहा है, EAX से हम सब कह देते हैं इस परिणामी को E कह देते हैं, परिणामी क्षेत्र क्या कह देते हैं, तो हम सब कह देते हैं, क्या कह रहे हैं, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जिससे हम सब क्या कह रहे हैं, E क्या कह रहे हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों का जोड़ होगा, EAX प्लस EQ दोनों का सदिश योग होगा, दोनों क्या होगा, सदिश योग होगा। और दोनों का जब सदिश योग होगा तो हम सब करें क्या, अब दोनों के बीच में बड़ा सा एंगल दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। जब एंगल दिख रहा है तो हम सब कहेंगे EAX और EQ के बीच में एंगल दिख रहा है, तो पहले उसका क्या निकालेंगे, परिमाण निकालते हैं, E का वेक्टर E का परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण कैसे निकलेगा, तो हम सब बात करें कि E बराबर क्या हो जाएगा, रूट में इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, EQ स्क्वायर, EAX पहले लिख देते हैं, चाहे जो पहले लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, EAX का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर प्लस 2EAX और इंटू EQ। अब काश, अब इन दोनों के बीच में मैंने बताया 90 अंश, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 अंश है, तो काश 90 की वैल्यू 0 थी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बचेगा, तो हम सब यहाँ लिख देते हैं, यह मिल जाएगा EAX का स्क्वायर, EAX स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, यही दो बचेगा, इन्हीं दोनों की वैल्यू हम सब यहाँ रख रहे हैं। तो E बराबर मिलेगा, परिमाण है ये, E लिख रहे हैं, E बराबर मिलेगा, तो इसका परिमाण कितना हम सब ने लिखा है, इतना लिखा, तो रूट में क्या मिलेगा हम सबको, 1/4 2p cos थीटा अपान में r³ का होल स्क्वायर मिलेगा, अब प्लस क्या मिलेगा, 1/4 इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या है, P साइन थीटा अपान में r³ का होल स्क्वायर, क्या है, इसका होल स्क्वायर। तो हम सब आगे क्या करेंगे, ये इसमें 1/4 P अपान में r³ कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो E बराबर मिल जाएगा, रूट में ही कॉमन ले लेते हैं, 1 अर्थात P अपान में 4πε0 r³ कॉमन लेकर के इसको स्क्वायर में रखिए, क्योंकि इसके अंदर है तो कॉमन लेंगे तो स्क्वायर बचा रहेगा। अब आगे क्या मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर मिलेगा, देखिए 2 का स्क्वायर मिलेगा और cos का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, साइन बचेगा, साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ से ये पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा, तो हम सब आगे क्या लिखेंगे, आगे यहाँ लिख देंगे, तो E बराबर मिल जाएगा हम सबको
पी स्क्वायर, तो पी बाहर हो जाएगा, पी अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ गया, और रूट में क्या बचा 4। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए ब्रेक, 3 कास स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बच जाएगा, इतना बचा रहेगा, इतना बचा रहेगा। ठीक, इसका मतलब हम सब जो है यह वैद्युत क्षेत्र का क्या निकाल लिए, पी पर परिमाण निकाल लिए। चाहे तो इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब पी बाई आर क्यूब, पी बाई आर क्यूब, और रूट में लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम सबको मिल जाएगा, बहुत अच्छा फार्मूला मिला है। यदि हम सब ये कह दें यह जो है, यह ध्यान से देखिए, यह थीटा जो है 0 मिल जाए तो इसके एक्सियल पॉइंट पर होगा, कहाँ पर होगा, इसके अक्षीय रेखा पर होगा ये बिंदु P। उस सिचुएशन में cos 0 मिल जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो 3 1 4 हो जाएगा, तो इसका परिमाण मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 आ जाएगा, 2r3। अब इसके निरक्षीय तल पर इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो P अपान में r³ हो जाएगा। अब इसमें हम सब दिशा देखते हैं, क्या देखते हैं, दिशा देखते हैं, दिशा बहुत जरूरी है। तो दिशा देखते हैं, तो दिशा कैसे मिलेगा, यहाँ हम सब ने कहा है दिशा को अल्फा मान लीजिए, कहाँ से, ax से, ax से दिशा क्या मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए। यहाँ से मैंने कहा यदि या मान लीजिए, माना ax से परिणामी E की दिशा अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, इतना हम सब लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कोण बनाता है, तो हम सब ने अल्फा बराबर पढ़ा है tan इनवर्स, पिछले वीडियो आप सब देखेंगे तो उसमें ये बताया गया tan इनवर्स यह मिलेगा। देखिए जिसके साथ यह परिणामी का कोण माना गया है उसके साथ यहाँ लिखिए, क्या लिखिए, उसको यहाँ आप अकेला कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ अकेला ax कर दीजिए एक्सियल, और प्लस बाकी जो बच रहा है अगला वाला eq के साथ साइन लगा दीजिए और उसके साथ कास लगा दीजिए, e क्या मिलेगा, eq क्या लगा दीजिए, कॉस लगा दीजिए। अब इनके बीच में एंगल कितना है, वही एंगल लिखना है, वही एंगल इसमें लिखना है, इन दोनों के बीच। ये हम सब ने अल्फा की वैल्यू पढ़ा था। आगे चलते हैं हम सब, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसके साथ अल्फा है, ठीक, जिसके साथ अल्फा कोण बन रहा है, दूसरा वाले के इसको जो है EQ, अगले वाले के साथ क्या लिखिए, EQ साइन, जो भी एंगल हो उनको बीच में वो लिखिए, अपान इसको अकेला रखिए, EAX प्लस इसी के साथ जो इसमें साइन लगाए उसी के साथ कास लगा दें, क्योंकि tan वाला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे रहेगा। आगे बात करते हैं। अब यहाँ सब वैल्यू रख लीजिए, किसकी वैल्यू, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का लिख लीजिए। तो अल्फा बराबर हम सबको मिल जाएगा tan इनवर्स इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1। EQ का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना मिला था, P साइन थीटा अपान में r³ मिला है, ठीक।
अब यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लिख देते। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ए क्यू की वैल्यू 1/4 और कितना मिल जाएगी इसमें 1/4 2p cos थीटा अपान में क्या मिल जाएगा r क्यूब। अब बाकी उधर कितना मिल जाएगा, इसका मान 0 मिल जाएगा, इसका मान कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब यहाँ ये थीटा, ये मत सोचिएगा कि वही इनके बीच में एंगल ना, ये थीटा ये वाला है, यहाँ ये थीटा क्योंकि उसमें मिला था हम सबको, इसमें मिला था EQ मिला था और AX में मिला था, वही इसमें हम सबने लिखा है, अर्थात इक्वेटोरियल में मिला था और एक्सियल में मिला है, वही पूरा वैल्यू हमसे लिखिए। प्लस 0 का कोई मतलब में तो जोड़ देंगे इतना ही आएगा। आगे इसमें कटेगा क्या क्या, ये मिल जाएगा 1/4 से 1/4 एक जैसा दिख रहा है तो एक दूसरे कट जाएगा, P से P कटेगा। अब इधर मिल जाएगा r² नीचे है, यहाँ भी r³ ऊपर है नीचे है, यहाँ भी r³ नीचे है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो बचेगा क्या tan इनवर्स कितना मिल जाएगा, ऊपर साइन थीटा बचेगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा 2 cos थीटा, ये मिल जाएगा 1/2, ये मिल जाएगा tan थीटा मिला। तो यहाँ से हम सब अल्फा कोण निकाल सकते हैं। कितना आसान सा फार्मूला हम सबको मिला एंगल निकालने का और परिणामी निकालने का। परिणामी का परिमाण निकालने का क्या मिला 1/4 ये पानी में r³ रूट में 1+3 cos² थीटा, और जबकि अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan अल्फा tan थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम सब निकाल सकते हैं। इसमें समझिए अब होगा क्या, मैंने कहा कि यदि यह ध्रुवीय निर्देशांक बिंदु कोई दिया हो किसी पॉइंट का, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके निरक्षीय तल में हम सब देखे थे वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में मिलता है, वैद्युत क्षेत्र किधर मिलता है, ऐसे मिलता है। परंतु जो है पोलर निर्देशांक बिंदु पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र ऐसे मिलता है। कैसे मिलता है, ऐसे। तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे हम सब इसके विषुवतीय तल से हट करके थोड़ा सा अक्षीय की तरफ आते हैं तो जो यह दिशा है वैद्युत क्षेत्र की, यह ऐसे होती जाती है, ऐसे होती जाती है। जैसे जैसे पॉइंट हम सब किधर आ रहे हैं, अक्षीय पर आ जाते हैं, जैसे ही अक्षीय पर पहुंचे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, -q से +q की। अब इधर में ही हम सब कहेंगे, इधर विषुवतीय तल है, इसमें कोई पॉइंट है, अब इधर मान लीजिए चलते हैं, तभी इधर से इधर पॉइंट में आते हैं, तभी इसकी दिशा अभी तक क्या था, ऐसा था, तो ऐसे से तभी ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी दिशा इस दिशा में हो जाएगी, इधर भी आएंगे। तो इस प्रकार से हम सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम सब आसानी से निकाल सकते हैं। उसका ध्रुवीय निर्देशांक बिंदु चाहिए, उस तरह से हम सबको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तरीके से अब सब ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप सबको आसानी से पता चल गया होगा। उसका क्षेत्र क्या इंडिकेट करता है, उसके अक्षीय बिंदु पर क्या होगा, निरक्षीय बिंदु पर क्या होगा, और पोलर बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय बिंदु कह सकते हैं। ध्रुवीय बिंदु पर इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। आशा करते हैं आप सब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसके और हम सब डिस्कशन अन्य भागों में करेंगे। तब तक के लिए बाय।